भी है। ओके, ये एक मॉड्यूल है एडर, 32 बिट का एडर है, कम्बिनेशनल सर्किट है प्योर, इसमें कहीं क्लॉक नहीं है। अब मैं एक और मॉड्यूल बनाता हूँ, टॉप मॉड्यूल। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, वेरीलॉग मॉड्यूल बनाना है, नाम उसका है दैट इज द टॉप मॉड्यूल, फिनिश। अब इस टॉप मॉड्यूल में मैंने इस एडर को इंस्टेंशिएट करना है, यानी कि इसका जो इंस्टेंस है वो क्रिएट करना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो मॉड्यूल यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। हम जितने चाहे मॉड्यूल्स प्लेस करते हैं, बार बार हमें मॉड्यूल्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा हमने मॉड्यूल बना दिया। अब जहाँ पर आपने प्लेस करना है उसको वहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, अब एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि आप इसका नाम लिखें, दूसरा अब टूल है तो टूल की मदद से हम किस तरह इंस्टेंशिएट करेंगे। ओके, टॉप मॉड्यूल को मैं एज ए सेट एज टॉप कर लेता हूँ सबसे पहले। दिस इज माय टॉप मॉड्यूल, इसे सेट एज टॉप मॉड्यूल कर लेता हूँ। ओके, अब जिस मॉड्यूल को मैंने इंस्टेंशिएट करना है मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मेन्यू चेंज हो गया। अब इसमें आ रहा है कि चेक सिंटैक्स, डिज़ाइन यूटिलिटीज़ को एक्सपेंड करें और क्लिक करें व्यू HDL इंस्टेंसिएशन टेम्पलेट। यानी कि अगर मुझे एडर अंडरस्कोर 32B मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करना हो तो इसका टेम्पलेट क्या होगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये इसका टेम्पलेट है। अब बजाय कि मैं खुद लिखता, मैंने ये उठाया, यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C, या मैं करके दिखा देता हूँ, दिस इज कॉपी, और टॉप मॉड्यूल में जहाँ मैंने इसको प्लेस करना है यहाँ पे कंट्रोल ये पेस्ट। तब मैं जब जैसे ही सेव करूँगा, ये देखें ये इंस्टेंशिएट हो चुका है टॉप मॉड्यूल में। अब सिर्फ करना मुझे ये है कि मैंने इंस्टेंस नाम चेंज करना है, इसे मैं कह देता हूँ दिस इज एडर 1, यानी कि जो भी मैंने उसे नाम देना है। अब ये जो पोर्ट्स हैं ये चेंज करने पड़ेंगे अगर ज़रूरत है तो। से अगर मैं कहता हूँ आउट इन 1 इन 2, आउटपुट पोर्ट है आउट जिसका साइज है 32 बिट, और इनपुट पोर्ट हैं in1 एंड in2, इनका साइज भी 32 बिट है। बस सेव हो गए। अब ये देखें टॉप मॉड्यूल के अंदर इंस्टेंशिएट हुआ हुआ है एडर अंडरस्कोर 32B, ये मॉड्यूल का नेम है, और किस नेम से इंस्टेंशिएट हुआ हुआ है, एडर 1 से। इस तरह आप इंस्टेंशिएट करने हैं तमाम टॉप मॉड्यूल के अंदर। अब मेमोरी को किस तरह इंस्टेंशिएट करेंगे, मैंने बिल्कुल इसी तरह एक मेमोरी मैंने, ओके, मैं एक मेमोरी क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको कोड जनरेटर से। हम मेमोरी जो है वो कोड जनरेटर से जनरेट करेंगे। इसका नाम मैं लिख देता हूँ इंस्ट्रक्शन मेमोरी। यहाँ से मेमोरीज पे क्लिक किया, मेमोरीज को एक्सपेंड किया, रैम एंड रोम, और यहाँ पे आप ब्लॉक मेमोरी जनरेटर को सिलेक्ट करेंगे। दो तरह की मेमोरीज बनती हैं, एक है ब्लॉक मेमोरी, यानी कि चूंकि हमारी टारगेट डिवाइस FPGA है, FPGA के अंदर डेडिकेटेड मेमोरीज लगी हुई हैं CLB के दरमियान, यानी कि CLBs के दरमियान डेडिकेटेड ब्लॉक्स लगे हुए हैं मेमोरीज के, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी CLBs को कंज्यूम करती है, बस ये फ़र्क है। तो अगर आप मेमोरी ब्लॉक्स को यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लॉक मेमोरी जनरेट करेंगे, और अगर आप CLBs को यूज़ करना चाहते हैं मेमोरी बनाने के लिए तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी स्लो होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ऐसे आप चाहते हैं कि नॉन कन्वेंशनल मेमोरी बनानी है, लाइक एसिंक्रोनस रीड वाली मेमोरी बनानी है, तो वो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी बनानी पड़ेगी।
लेकिन अगर कन्वेंशनल मेमोरी चाहिए यानी कि जो कि प्योर सिंक्रोनस है रीड राइट ऑपरेशन, तो उसके लिए फिर आपको ब्लॉक मेमोरी यूज कर सकते हैं आप। कहने का मतलब यह है कि ब्लॉक मेमोरी जो है वो रीड और राइट का ऑपरेशन क्लॉक एज पे परफॉर्म करती है। अगर आप क्लॉक एज को यूज़ नहीं करना चाहते मेमोरी को रीड करने के लिए, तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपनी मेमोरी बना लें अपनी मर्ज़ी से, और वो जो अपनी मर्ज़ी से मेमोरी बनाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होगी, वो CLBs को कंज्यूम करेगी, जो कि हमारे सी कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स लगे हुए हैं या जिनको हम लॉजिक एलिमेंट्स कहते हैं। हमने FPGA का स्ट्रक्चर देखा था कि उसके अंदर IO ब्लॉक्स थे और लॉजिक एलिमेंट्स थे, बस इतना ही हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो मॉडर्न FPGAs हैं, जैसा कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर मेमोरी के ब्लॉक्स भी हैं, तो हम ब्लॉक मेमोरी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट फिनिश। आपने प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉक मेमोरी ही जनरेट करनी है। तो इसमें हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा सेपरेट करेंगे ना? हाँ, सेपरेट इसलिए करेंगे, वैसे तो आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायमेंशन सेम है। सेपरेट तब बनाते हैं कि दोनों मेमोरीज की डायमेंशन डिफरेंट हो। कोई 1 किलोबाइट की है, कोई 2 किलोबाइट की है, तो अब फिर एक मॉड्यूल नहीं 2 मॉड्यूल्स बना लें। लेकिन यहाँ पर हम इस वजह से 2 सेपरेट नहीं बना रहे, हम इसलिए बना रहे हैं कि दोनों में डाटा डिफरेंट पड़ा हुआ है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी को मैंने एक अलग फाइल से इनिशियलाइज करना है, दूसरे को दूसरी फाइल से इनिशियलाइज करना है। ओके, मैं भी आपको दिखाता हूँ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट, सिंगल पोर्ट मेमोरी चाहिए, ड्यूल पोर्ट होती है लेकिन हम सिंगल पोर्ट मेमोरी बनाएंगे। विड्थ कितनी हो मेमोरी की? 32 बिट, क्योंकि मैं चाहूँगा 32 बिट्स आउट हो, क्योंकि हम मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो 32 बिट की है। डेप्थ आपकी मर्जी है, लेकिन हम छोटी सी रख लेते हैं। छोटा रखने का फ़ायदा ये होगा कि मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है। ब्लॉक मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे वो लिमिटेड है, तो हम 256 इंटू 32 ये मेमोरी बना लेते हैं। राइट फर्स्ट हो जाए, अगर रीड राइट सेम टाइम पे हो तो पहले राइट को प्रायोरिटी दे। ऑलवेज अनेबल्ड है, कोई मुझे अनेबल पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पर आप 256 क्यों रखी थी? आपकी मर्जी है, इसका मतलब है 256 रोज हैं, इसका ये मतलब है। आप 256 से कम रखना चाहते हैं 128 रख लें, ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रख लें, लेकिन हमारे FPGA में जितने रिसोर्सेज होंगे उन्हीं को हमने यूज़ करना है। तो हमारे FPGA के अंदर प्री डिफाइंड ब्लॉक्स लगे हुए हैं, वो यूज़ होंगे। जो हमें प्रोजेक्ट करना है 256 सूटेबल ही होगी। आप इस प्रोजेक्ट के लिए 256 रखें, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि आपके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम तो लिखना नहीं है। 256 इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम तो नहीं लिखेंगे आप, तो हार्डली कोई 10 इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम लिखेंगे। तो 256 इंटू 32 इस डायमेंशन की मेमोरी इनफ है। सर ये एक्चुअली मेमोरी 32 बिट्स मेमोरी हैं? जो होती है वो एक्चुअली एक्सपेंसिव होती है। मेमोरी बनाना, क्योंकि ये ऑन चिप मेमोरी होती है, ये हमेशा एक्सपेंसिव होती है। अगर आप चिप डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी भी, तो तब भी आपको एरिया का ख्याल रखना पड़ता है। तो मेमोरी से कॉस्ट बहुत अफेक्ट होती है, तो इसलिए मेमोरी को हमने इतना ही रखना है। ऑन चिप मेमोरी है, दिस इज नॉट द डायनामिक मेमोरी, ये स्टैटिक मेमोरी है। स्टैटिक मेमोरी क्या होती है उसको हम किसी और दिन देख लेंगे, किसी और लेक्चर में कवर कर लेंगे। सर ये जो बिट थे 4 बाइट की हुई फिर? हाँ, ये हुई 256 इंटू 4 बाइट्स, तो ये तकरीबन 1 किलो बाइट की मेमोरी है, लेकिन डायमेंशन इसकी ये है। नेक्स्ट, और अब यहाँ पर पोर्ट ए इसको छोड़ दें, लोड इनिट फाइल। अब यहाँ पर अपनी फाइल, आप जो भी फाइल देनी है आपने, जिससे आपने मेमोरी को इनिशियलाइज करना है वो फाइल दे दें। हमने इसका फॉर्मेट देख लिया था क्लास में, मैं फिर भी इसका टेम्पलेट जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को आपने इनिशियलाइज करना है। मैंने इसको कहाँ पे कोई बना के रखी होगी,
मैंने ये कुछ अपने प्रोसेसर की बना के रखी हुई है, मैं उनमें से कोई एक लेकर इनिशियलाइज करके दिखाता हूँ आपको। i.coe फाइल है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और शो किया। ये देखिए मेरी मेमोरी जो है वो 0 से 10 तक इनिशियलाइज हो गई है। ये जो हेक्स में आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली ये मेमोरी के कंटेंट्स हैं, ये इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिमेनिंग मेमोरी लोकेशंस हैं वो 0 से फिल हो जाएं, तो मैंने इसको इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया। इसका मतलब है सर कि ये आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, क्या तो ये Xylene बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, ये बहुत कम हो रहा है बहुत लैपटॉप में, मतलब कम हो रहा है, मेमोरी बहुत ज़्यादा ले रहा है ये। आपने सिर्फ उसका वो वेब पैक करना था इंस्टॉल। जी उस पे भी काफ़ी ले रहा है। अब देखो उसकी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट तो है, अगर आपके पास पेंटियम 4 है तो इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ विद 4 GB रैम और इवन 2 GB रैम। तो इसकी आप देख लीजिएगा जो रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट। ओके, आप लोग मैटलैब भी तो रन कर रहे हैं ना बाकी कोर्सेज के लिए, तो मैटलैब से तो बहुत कम रिक्वायरमेंट है इसकी। ओके, अब जो रिमेनिंग रोज हैं वो सारी की सारी 0 से फिल हो गई हैं। वैसे तो जब भी मेमोरी बनेगी वो उसमें सारा 0 ही पड़ा होगा, लेकिन फॉर सिमुलेशन पर्पस हम जो रिमेनिंग लोकेशंस हैं उनको 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारा प्रोग्राम काउंटर 10 से एक्सीड करता है, 11 जाता है, तो आपको फिर रेड लाइंस नज़र नहीं आएंगी, आपको आपको कुछ जीरोस नज़र आएंगे। अगर मेमोरी में कुछ नहीं पड़ा होगा यानी कि अनडिफाइंड है, तो वो आपको रेड लाइंस, सिमुलेशन में रेड लाइंस आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सिमुलेटर को खुद नहीं पता कि सर क्या पड़ा होगा। इसलिए मैंने मेमोरी को 0 से फिल कर दिया जो रिमेनिंग रोज बच गई हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट एंड जनरेट। जनरेट पे क्लिक किया तो ये जनरेट हो रहा है। तो अगर आपका सिस्टम स्लो है तो मेरे ख्याल में ये प्रोसेसर इजीली हो जाएगा, ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर नहीं है, ये इजीली सिंथेसाइज हो जाएगा। कोर सिर्फ एक ही दफ़ा जनरेट होती है, बाद में इंस्टेंशिएट होती है। हाँ, दोबारा आपको तभी इसे मॉडिफाई करना पड़ता है अगर आपने इसके कंटेंट्स को चेंज करना है, यानी कि अगर आपने मज़ीद इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, आपने जो COE फाइल बनाई थी मेमोरी को इनिशलाइज करने के लिए, अगर आपने उसको चेंज किया है तो फिर आपको इस जो कोर है उसको मॉडिफाई करना होगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा कंपाइल हो गई कोर, बस आप यूज़ करें। तो जो भी आपका इंस्ट्रक्शन सेट है आपने उसके मुताबिक एक प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम को आपने इस कोड जनरेटर के अंदर इंसर्ट कर देना है। ओके, ये देखें XCO Xilinx कोर के नाम से ये फाइल बन गई है। अब इसको इंस्टेंशिएट करना है इस मेमोरी को मैंने, तो बिल्कुल मैं इस पर क्लिक करूंगा और व्यू HDL इंस्टेंशिएशन टेम्पलेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एडिटर का लिया था, इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया और ये टेम्पलेट है इसका। ये लिखा भी है कि बिगिन कट हियर फॉर इंस्टेंशिएशन टेम्पलेट। आप बिल्कुल यहाँ से इसको कॉपी कर लें और टॉप मॉड्यूल में
से मुझे यहाँ पर मेमोरी इंसर्ट करनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी इंसर्ट कर दें, क्योंकि टॉप डाउन लैंग्वेज तो है नहीं, कहीं भी इसे इंसर्ट करते हैं। मैंने कंट्रोल V किया और कंट्रोल S। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ इट इज़ इंस्ट्रक्शन मेमोरी। ये देखें टॉप मॉड्यूल के अंदर दो मॉड्यूल्स आ गए, एक एडर 1 और दूसरा इंस्ट्रक्शन मेमोरी। अब उसने बता दिया कि कमेंट्स में लिख दिया है कि ये क्लॉक है, यहाँ पे आपको जो सिस्टम की क्लॉक है वो अटैच कर दें इसके साथ, यानी कि मेरी सिस्टम की जो क्लॉक है क्लॉक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनपुट क्लॉक, और ये क्लॉक मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ। राइट एनेबल मैंने इंस्ट्रक्शन मेमोरी में फ़िलहाल राइट नहीं करना, क्योंकि वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है इंस्ट्रक्शन मेमोरी में राइट करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुका हूँ उसे, तो मैं इस पोर्ट को 0 पे साथ टाई कर दूंगा। एड्रेस कहाँ से आएगा, वो प्रोग्राम काउंटर से आएगा, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की जो आउटपुट है वो लगा दूंगा PC। इनपुट इसकी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, तो इट इज़ 32 बिट 0। हाँ, इसकी आउटपुट जो है दैट इज़ से IM_OUT, वो पोर्ट मुझे यहाँ बनाने पड़ेंगे, वायर के वायर 31:0। एक तो मुझे प्रोग्राम काउंटर, तो वो प्रोग्राम काउंटर तो एक्चुअली वायर बनानी पड़ेगी जो उसकी आउटपुट है PC आउट, और दूसरी IM_OUT, PC आउट एंड IM_OUT। PC आउट जो है वो एक्चुअली 8 बिट की है 0 to 7, तो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। सर ये IM_OUT ऊपर कहीं इनिशियलाइज नहीं हुआ होगा। मैं वायर बना रहा हूँ ना, वायर बनाते हैं दो मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए, IM_OUT, हाँ जी भाई। दो मॉड्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो जी ये जी, मैंने अच्छा इसलिए ठीक है, एक्चुअली अब नजर आ रहा है। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको कि आपने किस तरह वो आपकी इंस्टेंशिएट स्क्रीन ना करने हैं। तक हो गया है। ओके, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि आपने किस तरह लोड मॉड्यूल हो को गया। इंस्टेंशिएट करना है। सारा काम टूल करके दे रहा है, आपने जस्ट इनको कनेक्ट करना है, इन वायर्स को आपस में अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स को कनेक्ट करना है थ्रू वायर्स। सर जो आपने इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्रिएट किया, इसी तरह हम डाटा मेमोरी भी क्रिएट करेंगे, बिल्कुल, आप इसी तरह डाटा मेमोरी क्रिएट करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह साइज डाटा के हम रख मेमोरी। लेंगे। हाँ हाँ, सेम साइज रख लें, डिफरेंट रख लें, इट्स अप टू यू, लेकिन छोटा रखिएगा, ज़्यादा ना रखिएगा, क्योंकि बड़ी मेमोरी रखेंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो जितने होंगे उतने ही कंज्यूम होंगे। प्रॉब्लम आ जाएगा कि जो जो कंपाइलेशन टाइम या सिंथेसाइज प्लेस एंड राउट होने में टाइम लग जाएगा, और कुछ नहीं होगा। सर हमने बेसिकली जो अपने स्टैंडर्ड जो लास्ट में डायग्राम आपने जो कंबाइंड शो की है वो इम्प्लीमेंट करना है, या जो उससे पहले जो सिंपल थी वो इम्प्लीमेंट करना है? पाइपलाइन मजीद हम पढ़ लेंगे एक दो लेक्चर्स में, उसके बाद आप अगर आप ये आपको ये चीज़ें समझ आ गई है ना कि करना कैसे है, तो इजीली ये एक दिन के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि इंस्टेंशिएट बात तो एक तो होता है ना कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से सीखना भी है और करना भी है। वेरीलॉग हम कर चुके हैं, मॉड्यूल्स हम बना चुके हैं, सारे मॉड्यूल्स हम सब बना चुके हुए हैं, मॉड्यूल्स आपके पास हैं। अब आपने उनको इंस्टेंशिएट करना है बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। नहीं सर, हम पाइपलाइन के थ्रू जब हम एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सारा हम स्टार्ट करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि पाइपलाइन जो भी में आपने रजिस्टर लगाए हैं सर, उसकी हमें नहीं अभी तक आइडिया है कि उसको किस तरह अटैच करना है। ओके, कोई मसला नहीं है, आप रजिस्टर बना लें, एक सिंपल रजिस्टर मॉड्यूल बना लें। कितने बिट का बनाना है उतने बिट का बना लें, या अगर आपने यहीं पर रजिस्टर बनानी है तो यहाँ पर भी तो बना सकते हैं, आपसे ऑलवेज एट सर हम पॉज। 32 बिट का रजिस्टर बना लेंगे, ये देख उसके बाद लेना, उसको मैं बार बार बनाकर मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको वैसा भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं पाइपलाइन बना रहा हूँ एडर और इंस्ट्रक्शन मेमोरी के दरमियान, मैं एडर और इंस्ट्रक्शन मेमोरी के दरमियान पाइपलाइन बना रहा हूँ। देखें, मुझे ऑलवेज एक स्टेज इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक बिगिन एंड एंड। मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि एडर की जो आउटपुट है वो एक्चुअली इंटर स्टेज रजिस्टर में राइट हो पहले। तो मैं क्या लेता हूँ, दिस इंटर स्टेज रजिस्टर, मैं इसे कहता हूँ आई इंटर
स्टेज रजिस्टर कोई भी नाम दे दें आप इसे, reg 1 दे दें, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ आउट, ठीक है। और reg 1 क्या है मैं साथ ही डिक्लेयर करूंगा, आप इधर डिक्लेयर कर दें बेशक कि reg 1 एक रजिस्टर है कितने बिट की, इट इज ऑफ 32 बिट और इसका नाम है reg 1। मैंने साथ ही डिक्लेयर कर दिया। ये साथ साथ डिक्लेयर कीजिएगा वायर्स को, क्योंकि बाद में फिर वो अजीब एरर्स आएंगे। होता ये है कि जब जिस वायर को आप डिक्लेयर नहीं करते तो उसको वो सिंगल बिट वायर खुद बना देता है, और बनाने के बाद आपको फिर एरर्स ये देगा कि साइज मिसमैच है। क्यों? क्योंकि आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है 32 बिट पोर्ट पे, है वो सिंगल बिट की, और आप कहेंगे सिंगल बिट की तो मैंने बनाई नहीं है, एक्चुअली वो आपने डिक्लेयर ही नहीं की होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जहाँ पर आप रजिस्टर बनाते हैं फ़ौरन उसे डिक्लेयर करते हैं, जहाँ पे आप वायर बनाते हैं फ़ौरन उसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब ये देखें कि एडर की आउटपुट reg 1 रजिस्टर में राइट हो गई, जो कि ये पाइपलाइन रजिस्टर है, और reg 1 अब आगे जो हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है उसको से मैं इनपुट पे लगा देता हूँ। दिस इज reg 1, अगले स्टेज को मिल गई। तो आप जो 5 स्टेजेस बनाएंगे वो इस तरह ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है। अगर से मल्टीपल पाथ होती है, एक और भी पाथ है, से एक और भी पाथ है, तो आप एक और बना लें reg 2, और यहाँ पे करते हैं reg 2 इज इक्वल टू कुछ और भी पाथ है से, आप उसको भी इन वन ऐसे इन वन लगा दें, तो ये आपके लिए बनाना आसान है। बेसिकली अगर हम रजिस्टर फाइल से हमारे पास R1 और R2 निकल रहा है तो हम उस लिए reg 1 और reg 2 बना लेंगे, रजिस्टर 1 reg 1 R1 के लिए और reg 2 R2 के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली आप एक काम कीजिएगा ना, मतलब कि आप सारे मॉड्यूल्स बना देना, तो मैं 2 मॉड्यूल्स को एक स्टेज इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये किया मैंने। देखिए ये 2 स्टेजेस है, मैंने कहा एडर एक स्टेज है और इंस्ट्रक्शन मेमोरी दूसरी है, इसके दरमियान इंटर स्टेज लैच लगानी है, या इंटर स्टेज रजिस्टर कहते हैं जिसे, एग्जैक्टली ऐसे ही लगेगी जैसे मैंने लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक का, आपकी जो एडर की आउटपुट है वो रजिस्टर 1 में स्टोर हो जाएगी, और रजिस्टर 1 जो है वो अगली स्टेज को फीड हो रही है। दैट्स इट, ये पाइपलाइन बन गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर हम ये दफा क्योंकि मॉड्यूल में दोबारा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 32 बिट है ना, हमने कोई 16 बिट का उससे बनाया कोई है, फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपको क्या चाहिए मैं बताता हूँ, गिनती के मॉड्यूल्स हैं। इंस्ट्रक्शन मेमोरी मैंने आपको बना के दिखा दी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी एग्जैक्टली ऐसे बनेंगी। 2 मेमोरीज हो गई, बाकी ALU क्लास में कई दफ़ा बना चुका हूँ, आपके पास बना होगा, जिस सिर्फ उसका साइज 8 बिट से 32 बिट करते हैं, सिर्फ आपको वो नंबर चेंज करना है जाके। ALU बन गया, मक्स आपने बनाया हुआ है, सिर्फ उसको 32 बिट बनाने के लिए आपको एक नंबर चेंज करना है, और जहां जहां मक्स आ रहे हैं वहां वहां आपने इंस्टेंशिएट कर देने हैं, बिल्कुल ऐसे इंस्टेंशिएट करने। आपने टाइपिंग देख लें आपने अब तक मैंने कितनी की है। क्लियर? वायर सिर्फ आपने जो असल काम है वो आपने वायर से कनेक्ट करना है, कंट्रोल यूनिट बनाना है, आपने वायर से कनेक्ट करना है। टोटल मॉड्यूल्स जो है रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर फाइल, ALU, मक्स, डाटा मेमोरी, दैट्स इट। 6 बन रहे हैं, 6 में से 2 तो मेमोरीज हैं, एक ALU है, एक रजिस्टर है, फिर एक रजिस्टर फाइल है। रजिस्टर फाइल कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी दिन, तो आप अपना स्टार्ट करें ये काम। प्रोग्राम काउंटर भी एज ए रजिस्टर यूज होगा? हाँ, प्रोग्राम काउंटर को आप एज ए रजिस्टर बना लें, बिल्कुल आप एज ए रजिस्टर बनाएं, काउंटर ना बनाएं उसे। सर जो हमारे पास कोड आपने लिखवाया प्रोग्राम काउंटर का, रजिस्टर का, उसको भी वही लिखेंगे? प्रोग्राम काउंटर सिंपल रजिस्टर रख लें, जैसे मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ। आप कहें कि दिस एडर इज एक्चुअली, प्रोग्राम काउंटर इज सर एक्चुअली हमने रजिस्टर। वेरिलॉग लिखना है ना? सॉरी, ये जो आपने अभी इंस्टेंस में मेमोरी वाला बताया था, ब्लॉक वाला, वैसे तो नहीं करना ना? वेरिलॉग लिखने हैं ना? आपका कहने का मतलब है कि कोड जनरेटर यूज नहीं करना?
हाँ ये जी ये वो सब कुछ आप कोड जनरेटर से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप कोड जनरेटर को यूज़ ना करें, क्योंकि मॉड्यूल्स तो वेरिलॉग हमने ऑलरेडी क्लास में लिख लिए हैं, तो आप सोर्स कोड खुद लिखें। अगर ठीक है। आप मतलब कि ये करना चाहें कोई हॉबी प्रोजेक्ट करने के लिए या किसी को कुछ और पर्पस अचीव करने के लिए, आप कोड जनरेटर को यूज़ कर लें, लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पस जो है ना, वो एक दफ़ा अपने हाथों से प्रोसेसर इंप्लीमेंट करना है। तो मॉड्यूल्स ऑलरेडी हमने लिख लिए हैं हमें मिड से पहले, जस्ट हमने यहाँ पर उनको इंस्टेंशिएट करना है और आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्शन के लिए आपको वायर बनानी पड़ेगी, वो साथ साथ बनाइएगा। और इंटर स्टेज रजिस्टर्स के लिए आपको रजिस्टर डिक्लेयर करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने ये बनाई है, इसमें लिख देता हूँ, दिस इज अ पाइपलाइन स्टेज या इंटर स्टेज रजिस्टर, दिस इज इंटर स्टेज रजिस्टर। 2 स्टेजेस हैं, उनके दरमियान आपने रजिस्टर लगाई है। अब यहाँ पर फिर आप इंटर स्टेज रजिस्टर लगा लें एक, और उसके बाद फिर कोई फंक्शन यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर दें एंड सो ऑन। तो अपना पहला काम ये करना है कि सर इस हमने प्रोजेक्ट के 2-2 3-3 के ग्रुप्स बना लें तो सही नहीं है? डिस्कशन फिर आपस में वो हो जाएगी, होगा अच्छी पता तरह क्या, पता। अब ग्रुप्स बना दें, फिर मैं वाइवा लूंगा। सर ठीक है वाइवा आप ले है लीजिएगा, कुछ नहीं होता, खुद ही बनाएंगे ना। ठीक है, आप 3-3 के ग्रुप्स बना दें, और ग्रुप की जो आप मुझे लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप अब इस तरह करें कि अबू बकर को अपने ग्रुप्स बता दें, अबू बकर फाइनल लिस्ट मुझे सेंड कर देगा। चलें ठीक हो गया। अबू बकर ठीक है? सर आप खुद से बना देते। नहीं, आपने ग्रुप्स नहीं बनाने, आपने जस्ट इनसे इनके ग्रुप की कंपाइल करके मुझे सेंड कर देनी है कि ये ग्रुप्स हैं। तो वेंसडे तक आपने मुझे ग्रुप्स फाइनल करके बता देने। अगर आप 3-3 के ग्रुप में बनाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, मैं इसका वाइवा लूंगा और वाइवे की बेस पर मार्क्स लगेंगे। सर आपने ऊपर रेक 2 की जो दी हुई है इन वन, सर वो क्या है? क्या दी हुई है? सर रेक 2 जो है उसको आपने इन वन दी हुई है। अच्छा, रेक 2 को वो मैं इधर उस वक्त मैं बता रहा था कि आप अगर मल्टीपल पाथ्स हैं जो पाइपलाइन स्टेज से गुजारनी है, आपने रजिस्टर से गुजारनी है, तो ऐसे गुजार सकते हैं। सर इतना करते हैं कि हम नेक्स्ट लेक्चर तक पहले जो हमारे पास मॉड्यूल पड़े वो बना लेते हैं, देन आपसे एक दो मॉड्यूल के साथ आपस में पाइपलाइन करवा के देख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करनी है, मैं उसे करके दिखा दूंगा आपको। जैसे रजिस्टर लगी हुई है ना, मैं पीसी प्रोग्राम काउंटर ही लगाना है ना, ये मैं प्रोग्राम काउंटर लगा रहा हूँ। जी ओके, सर। प्रोग्राम काउंटर आपने एक रजिस्टर मॉड्यूल बना लिया, सिंपल आपने एक रजिस्टर बना लिए, मैं रजिस्टर बना देता हूँ। वेरिलॉग मॉड्यूल रजिस्टर 32 बिट, इसमें रजिस्टर में क्या होता है, आउट, इन क्लॉक और रीसेट, आउटपुट, आउट एंड इनपुट इन, और इसके अलावा 2 इनपुट्स हैं, इनपुट क्लॉक एंड रीसेट। कितने बिट का है आप हार्ड कोड कर दें, क्योंकि आपने फिलहाल सिंपल रखें, वरना आप पैरामीटर से कांस्टेंट डिक्लेयर करके भी कर सकते हैं। ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक बिगिन एंड इफ reset it is equal to 0, out is equal to 0, else out is equal to in। ये रजिस्टर बन गई, रजिस्टर है ये तो हर एज पे लिखेगी, लेकिन आपको एक लोड सिग्नल की भी जरूरत होगी, क्योंकि सर else if load is equal to 1। जी सर ये लोड इसलिए लगाया था कि अगर हमारे पास फैच इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा मतलब फैच होकर आगे चली गई हैं तो पीछे दोबारा से इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको दोबारा लोड करवाने के लिए।
देखें, अगर रजिस्टर में हर वक्त राइट नहीं होना चाहिए। रजिस्टर में राइट तब होना चाहिए जब हम चाहें, और हमारे चाहने का मतलब है कि जब हम लोड के सिग्नल को 1 करें। ठीक है, तो अब देखें अगर रीसेट एक्टिव है, अगर रीसेट 0 है तो रजिस्टर रीसेट हो जाए। अदरवाइज अगर लोड का सिग्नल 1 है तो रजिस्टर के अंदर नया डाटा लोड हो। एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्स का मतलब यही है कि अपनी वैल्यू को रिटेन करे, यानी कि अगर इसका मैं एल्स लिखूं भी तो उसका मतलब यही होगा आउट इज इक्वल टू आउट, एक ही बात है। मैं एल्स लिखूं या ना लिखूं तो वो फ्लिप फ्लॉप्स ही लगने हैं, इसका यही मतलब है। तो मैंने सेव कर लिया इसका, मैं यहाँ पर होपफुली कि कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा। अब मैं इसको इंस्टेंशिएट करता हूँ टॉप मॉड्यूल में। रजिस्टर पे क्लिक किया और इंस्टेंशिएशन टेम्पलेट, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। एक्चुअली क्या है, दिस इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की जो आउटपुट है उसे हमने नाम दिया था पीसी आउट का। इसकी इनपुट भी कहीं से आ रही होगी, क्लॉक रीसेट सिग्नल वही है, और लोड का सिग्नल भी कहीं से आ रहा होगा, पीसी लोड, वो कंट्रोल यूनिट से आ रहा होगा। ओके, फिलहाल इतने ही पोर्ट्स, जैसे बाकी जब पोर्ट्स इनपुट आएगी तो तब मैं अटैच कर लूँगा। इंस्टेंशिएट हो गया प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर की जो आउटपुट है वो जा रही है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मेमोरी में। तो ये पीसी जो आउट किया वो 32 बिट नहीं हो जाएगा फिर? 32 बिट है? नहीं, एक्चुअली से हम 32 बिट ले लेते हैं, लेकिन आप 8 बिट ही लेंगे। आप 8 बिट ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वार्निंग देगा कि साइज मिसमैच है। प्रोग्राम काउंटर, मुझे यहाँ पे 8 बिट की रजिस्टर बनानी चाहिए थी एनीवेज। ओके, आप 8 बिट की रजिस्टर बनाएंगे, मैंने उसको ख्याल नहीं किया, 32 बिट रजिस्टर बना ली। तो खैर, प्रोग्राम काउंटर मैंने एड्रेस पे दे दिया, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन जो आउट हुई आई एम आउट, इसको मैंने इंटरमीडिएट रजिस्टर में सेव करना है। तो ये इंटरमीडिएट रजिस्टर है जिसके अंदर मैंने आई एम आउट सेव कर दिया। ये मेरी पहली फेच स्टेज कंप्लीट हो गई है। दिस इज द फेच स्टेज। मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इंस्ट्रक्शन फेच होकर रेग 1 में आ चुकी है। प्रोग्राम काउंटर की आउटपुट मैंने इंस्ट्रक्शन मेमोरी के एड्रेस पोर्ट पे दी, और डी आउट से यानी कि मेमोरी के जो कंटेंट्स आउट हुए उनको मैंने रजिस्टर 1 में सेव कर लिया। और रजिस्टर 1 क्या है, ये एक्चुअली इंटर स्टेज रजिस्टर है। दो स्टेजेस के दरमियान रजिस्टर लगाई हुई हमने, यानी कि फेच स्टेज और डिकोड स्टेज के दरमियान ये रजिस्टर है। इसको फेच और डिकोड के दरमियान इंटर स्टेज रजिस्टर कहते हैं। ओके, मैंने एक स्टेज आपको इम्प्लीमेंट कर दी है। तो इसके अपने सामने क्या रजिस्टर फाइल को लिखकर उसका कोड, रजिस्टर फाइल का कोड आप खुद लिखें, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि मेमोरी जैसे बनाई थी आपने बिल्कुल वैसे ही बनानी है। हम मेमोरीज ऑलरेडी, तो जहाँ पर आपने खुद से इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। जी, आपको डिकोड फेज के अंदर उसको इंस्टेंशिएट करना है। अच्छा, ये पेपर इस तरह करेंगे कि आप पेपर अपने सामने रखेंगे जिसके ऊपर सारे कनेक्शंस हुए हुए हैं, प्रोसेसर पेपर पे बना हुआ है। अब आपने उसको देखकर यहाँ पे कोड करना है। प्रोसेसर आपके पास पहले पेपर पे बना हुआ होगा, उसको आपने देखकर कोड करना है कि कौन सा कनेक्शन। मेरे ख्याल में ये क्लास में हमने किया था जब हमने तमाम मॉड्यूल्स को यूनी ऑपरेंड आर्किटेक्चर जब हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो मैंने क्लास में तमाम पहले मॉड्यूल्स को इंस्टेंशिएट किया था, उसके बाद फिर मैंने वाइस से कनेक्ट किया था, अगर आपको याद हो। सर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हो गया था कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल वो कंप्लीट
देखिए कंट्रोल यूनिट कुछ भी नहीं है, वो एक रोम है। कंट्रोल सिग्नल अब देखें पीसी लोड, उसमें कंट्रोल यूनिट भी लगा दिया था। कंट्रोल यूनिट के एक्चुअली अंदर आपने सिर्फ कंट्रोल वर्ड लिखना है। साथ साथ हमारे बाकी लेक्चर्स भी चल रहे होंगे, वो आपका अभी क्लियर हो जाएगा। दैट्स नॉट द इशू। एक्चुअली असल काम ये है, कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा नहीं होंगी। एक लोड की होगी, एक स्टोर, देन ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और नॉट कर लें, एक ब्रांच कर लें। ये 8 इंस्ट्रक्शंस कर लें। एक्चुअली आपने 3 की हैं, 4। लोड, स्टोर, एक इंस्ट्रक्शन, ये 2 हो गई। ALU इंस्ट्रक्शंस आपने कर ली सारी, तो एक्चुअली वो सारी एक ही तरह हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है, कॉपी पेस्ट है सारा, सिर्फ फंक्शन सेलेक्ट ही चेंज हो रहा है। और एक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन, जे टाइप की इंस्ट्रक्शन को भी छोड़ दें, जंप की इंस्ट्रक्शन को भी छोड़ दें। तो इन शॉर्ट आपने सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है, लोड, स्टोर, ब्रांच, 3 ये और एक ALU इंस्ट्रक्शन। दैट्स इट। सर वो कंट्रोल यूनिट आप कह रहे थे कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो अभी लेक्चर हमारा अभी होगा ना कंट्रोल यूनिट के ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाइपलाइन में कंट्रोल यूनिट कितना सिंपल होता है। ठीक है। ठीक है, अब ये देखें मैंने क्या किया, मैंने प्रोग्राम काउंटर इंस्टेंशिएट किया, मेमोरी इंस्टेंशिएट की, प्रोग्राम काउंटर की आउटपुट मेमोरी के एड्रेस पोर्ट पे प्रोवाइड की, और मेमोरी की जो आउटपुट है उसको मैंने इंटर स्टेज रजिस्टर में सेव कर लिया। ये मेरा फेच फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपने डिकोड फेज बनाना है, एग्जीक्यूट फेज बनाना है, मेमोरी एंड राइट बैक, वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो तमाम मॉड्यूल्स पहले बना लें, उनको अलग से सिंथेसाइज करके देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि उनमें बग हो, तो वो जब सबको इकट्ठा चलाएं तो वो फिर इतनी ज़्यादा एरर्स आ जाएं कि समझ ही ना आए क्या हो रहा है। तो मॉड्यूल लेवल पे सबको सिंथेसाइज करके अलग अलग देख लीजिएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पे वापस। सर रजिस्टर फाइल में सर आपने बताया था कि रोम की तरह बनेगी, सर उसको थोड़ा आइडिया दे देंगे दोबारा। रैम की तरह बनेगी, वो लेक्चर्स देखें अपने मिनट से पहले वाले, जिसके अंदर मैंने रैम बनाई है, वो लेक्चर्स देखें। रजिस्टर फाइल 32 बिट के रजिस्टर रहेंगे हम फिर हम। हाँ 32 बिट रजिस्टर्स होंगी बिल्कुल। 32 बिट का आर्किटेक्चर है तो 32 बिट की रजिस्टर्स होंगी इसके अंदर, तो आप 32 रजिस्टर्स लगा दें, सब टू यू। तो हमने जो मेरे ख्याल बना लिया हुआ है ना आर्किटेक्चर, आई टाइप इंस्ट्रक्शन, आर टाइप इंस्ट्रक्शन, उसी को वैसे ही रहने दें और 32 बिट की 32 रजिस्टर लगा दें, 32 रजिस्टर्स लगा दें, ईच ऑफ 32 बिट। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने प्रोग्राम काउंटर की जो आउटपुट है वो हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी के एड्रेस पोर्ट पे प्रोवाइड की है, और जो मेमोरी हमने लगाई है वो है 256 इंटू 32, और इसकी जो आउटपुट है वो हमने इंटर स्टेज रजिस्टर के अंदर सेव कर लिया, जिसका नाम हमने रखा है reg1। इसकी आउटपुट हमने इसके अंदर सेव कर ली है। ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द फैच फेज। अब दूसरी स्टेज के अंदर हमने एक रजिस्टर फाइल लगानी है, और रजिस्टर फाइल में 3 एड्रेसेस होते हैं, ABC कह लें हमने, यानी कि सोर्स, टारगेट एंड डेस्टिनेशन। और डेस्टिनेशन और टारगेट के ऊपर एक मकसद भी लगा हुआ है, वो देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये हम कंप्लीट देख चुके हैं। अब सिर्फ मकसद हमारा कुछ और है। और यहाँ पे साइन एक्सटेंशन, और यहाँ से 2 ऑपरेंड्स आउट हो रहे हैं, तो एक रजिस्टर यहाँ लग जाएगी, दैट इज आर reg2। तो ये डिकोड फेज है। प्लस ऑपकोड के 6 बिट कंट्रोल यूनिट को चले जाएंगे, और कंट्रोल वर्ड जो है वो भी, कंट्रोल वर्ड भी एक्चुअली इस रजिस्टर के थ्रू ही आगे जाएगा।
आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बुक को फॉलो करूँगा। तो बुक के अंदर ये बहुत आर्किटेक्चर नीटली बना हुआ है, तो मैं उसको फॉलो करूँगा। पहले वो बुक अब टीम्स पे दोबारा अपलोड कर देंगे। हाँ, मैं दोबारा कर दूँगा। ओके, देन हमारा चैप्टर भी बता दीजिएगा कौन सा है, वो दोबारा हम देख लेंगे उसको। क्या बता दिया सर? तो जिस चैप्टर में ये इंक्लूड है। ओके, ओके, ये हमारी एग्जीक्यूट स्टेज कंप्लीट हो गई और मेमोरी स्टेज के अंदर और ये राइट बैक स्टेज है। और फाइनली ये वापस रजिस्टर फाइल के अंदर राइट हो गई इन पे। ये 32 बिट 16 बिट 32 ओके, ये सारी ये डाटा मेमोरी है और ये एड्रेस पोर्ट है, ये आउटपुट है। ओके, अब आज का जो लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम क्लॉक किस तरह अटैच करते हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इंटर स्टेज रजिस्टर्स को अगर पॉजिटिव एज देना है तो दो इंटर स्टेज रजिस्टर्स के दरमियान अगर कोई सिक्वेंशियल एलिमेंट लगा हुआ है तो उसको हम नेगेटिव एज प्रोवाइड करेंगे क्लॉक का। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर यहाँ पे बी क्लॉक चाहिए जो कि जीरो फ्लैग को चाहिए तो दिस इज अगेन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ये क्लॉक अटैच हो गई। जीरो फ्लैग होता है, इन केस नहीं है तो स्किप कर दें, लेकिन स्टेज आ रहा है उसको नेगेटिव एज दे देंगे। नहीं नहीं, मैंने कहा कि तमाम इंटरस्टेज रजिस्टर्स को एक एज दें, या तो पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें। पहला काम ये करना है कि आपने इंटरस्टेज रजिस्टर्स को एज प्रोवाइड कर दिया, सबको आपने पॉजिटिव एज दे दिया या आपने नेगेटिव एज दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिव एज दे दिया इंटरस्टेज रजिस्टर्स को और नेगेटिव एज दे दिया दो इंटरस्टेज रजिस्टर्स के दरमियान सिक्वेंशियल कंपोनेंट को। जैसे प्रोग्राम काउंट, इसको देख लेते हैं, रेग 1 और रेग 2 को मैंने पॉजिटिव एज दे दिया। अब इन दोनों रजिस्टर्स के दरमियान जो सिक्वेंशियल एलिमेंट था उसको नेगेटिव एज दे दिया। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर पॉजिटिव एज पे ट्रिगर होगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी नेगेटिव एज पे, रजिस्टर पॉजिटिव एज पे, रजिस्टर फाइल नेगेटिव एज पे, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो दिस इज द क्लॉकिंग मेथडोलॉजी इन पाइपलाइनिंग। फाइन, अगर आप सबको पॉजिटिव एज दे देंगे तो फिर इट वॉन्ट वर्क, सिंपली काम नहीं करेगा। हमने अच्छा खासा टाइम लगा दिया होगा इस पर। अब इसको देखिएगा कि क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एज के ऊपर डाटा रजिस्टर इंटरस्टेज रजिस्टर ने लैच करना है। यस सर। अगर तमाम कंपोनेंट्स ट्रिगर होंगे सेम एज के ऊपर तो आप ये देखें कि इसके अंदर लेटेंसीज आना शुरू हो जाएंगी और कुछ जगह पे आपका जो डाटा है उसकी इंटेग्रिटी इफेक्ट होगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ यहाँ तक हमने देख लिया हुआ है। ओके, अब हमने यहाँ पे कुछ हैजर्ड्स हैं जो डिस्कस करने। हैजर्ड्स मींस कि डाटा कहीं पे हमारा करप्ट हो सकता है पाइपलाइन के अंदर। तो पहला जो हैजर्ड है दैट इज द स्ट्रक्चरल हैजर्ड। स्ट्रक्चरल हैजर्ड ये होता है कि
दो इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पर सेम फंक्शनल यूनिट को यूज कर रही हूं। दो इंस्ट्रक्शंस या एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस सेम टाइम पर सेम फंक्शनल यूनिट को यूज कर रही हूं। कैसे? इसमें रजिस्टर फाइल जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है कि जिसको दो इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे यूज कर रही हैं। कैसे? डिकोड स्टेज के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन रीड कर रही है इंस्ट्रक्शन को, यहां से कोई रजिस्टर रीड हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 30 से मैं लिख देता हूँ add R2, R1 and R3। अब R1 और R2 के कंटेंट्स आउट होंगे, R1 एंड R3। और राइट बैक में उस वक्त कोई और इंस्ट्रक्शन है से वो R1 को राइट कर रही है, से subtract R1, R5 एंड R6। R1 में राइट भी हो रहा है और नॉट, मैं सेम कर देता हूँ, इधर R2 है तो इधर सॉरी, R1 में राइट हो रहा है और इधर R1 रीड हो रही है। और ये काम दोनों नेगेटिव एज पे हो रहे हैं। देखें, पॉजिटिव एज पे यहाँ इंस्ट्रक्शन आई, नेगेटिव एज पे रजिस्टर फाइल रीड होनी है। पॉजिटिव एज पर मेमोरी स्टेज का डाटा स्टोर हुआ और नेगेटिव एज पर सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन ने अपने रिजल्ट्स R1 के राइट करने हैं। यानी कि ये दो इंस्ट्रक्शंस सेम एज के ऊपर काम कर रही हैं। कैसे? डिकोड स्टेज में कौन सी इंस्ट्रक्शन है? ऐड R2, R1, R3, यानी कि R1 के कंटेंट्स रीड हो रहे हैं और एट द सेम टाइम राइट बैक में एक इंस्ट्रक्शन है जो कि सब्ट्रैक्ट कर रही है R1, R5, R6, यानी कि वो R1 को राइट कर रही है। और ये दोनों काम नेगेटिव एज पे हो रहे हैं। R1 रीड भी हो रही है और राइट भी हो रही है एट द सेम टाइम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा है सिंक्रोनाइजेशन का इशू, कि रीड और राइट सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए। दो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं एट द सेम टाइम। अब R1 जो रीड हो रहा है उसको ओल्ड वैल्यू मिलनी चाहिए या अपडेटेड वैल्यू मिलनी चाहिए? कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए? सर हम जब लास्ट टाइम पढ़ रहे थे हमने कहा था कि ये जो वैल्यूज होंगी ये साथ साथ चलती जाएंगी, जब तक राइट बैक होगा तो फिर उसके साथ ही। आप ठीक कह रहे हैं, ये साथ साथ चलती गई ना। ये साथ साथ ये जो सब्ट्रैक्ट था, सब्ट्रैक्ट का जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड था वो भी साथ साथ मूव कर रहा था। तो अब यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है डेस्टिनेशन ऑपरेंड, एक्चुअली यहाँ से वापस आके प्रोवाइड हो रहा है यहाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अब मैं उससे अगले स्टेप पर हूँ। R1 प्रोवाइड हो रहा है राइट बैक से, ठीक है, यानी कि डेस्टिनेशन ऑपरेंड राइट बैक स्टेज से प्रोवाइड हो रहा है रजिस्टर फाइल को, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि रजिस्टर फाइल रीड भी हो रही है और राइट भी हो रही है। दोनों रीड और राइट ऑपरेशन दो डिफरेंट रजिस्टर्स पर होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यह है कि सेम टाइम पर R1 रजिस्टर रीड हो रही है और R1 रजिस्टर ही राइट हो रही है। सेम रजिस्टर को हम सेम टाइम पे रीड या राइट नहीं कर सकते। राइट का ऑपरेशन शेयर्ड नहीं है विद रीडर्स और राइटर्स। हाँ, रीड का ऑपरेशन शेयर्ड है विद रीडर्स ओनली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सिंक्रोनाइजेशन का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। पैटर्सन सॉल्यूशन आपने पढ़ा, हार्डवेयर सॉल्यूशन पढ़ा, सेमाफोर्स, म्यूटेक्स, आपने इस चीज़ को कैटर करने के लिए सॉफ्टवेयर में आपने वो यूज़ किए। तो हार्डवेयर में भी कोई चेक होना चाहिए ना। हाँ, अगर दो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं,
ये दो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। जो रजिस्टर रीड हो रही है वो और है, जो राइट हो रही है वो और है, या टाइमिंग डिफरेंट है दोनों की, फिर कोई इशू नहीं है। यानी कि जिस टाइम पे रीड हो रहा है उस टाइम पे राइट नहीं हो रहा है, जिस टाइम पे राइट हो रहा है रीड नहीं हो रहा है। या तो ये सोल्यूशन कर लें, टाइमिंग डिफरेंट कर लें, या रजिस्टर्स को डिफरेंट कर लें। सेम रजिस्टर सेम टाइम पे रीड राइट नहीं हो सकती। अब हमने टाइमिंग तो पहले ही फाइनल कर दी, हमने कहा जी नेगेटिव एज, ओके। इसका मतलब है नेगेटिव एज पे रजिस्टर फाइल ने काम करना है। कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब है नेगेटिव पे ये रीड हो रही है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड अगेन राइट भी नेगेटिव पे हो रहा है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव, रीड भी नेगेटिव पे राइट भी नेगेटिव पे, दोनों का नेगेटिव एज पे हो रहे हैं। तो यहां पर स्ट्रक्चरल हैजर्ड आ गया, ये डाटा करप्ट करेगा। अब जो वैल्यू रीड होगी R1 की, हम नहीं जानते कि उसमें ओल्ड वैल्यू पड़ी होगी या न्यू पड़ी होगी या अनप्रिडिक्टेबल कोई वैल्यू पड़ी होगी। बिल्कुल वही इशू है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा है, जो काउंट प्लस प्लस हो रहा था और काउंट माइनस माइनस सेम टाइम पे हो रहा था, और हम नहीं जानते थे कि उसमें कौन सी वैल्यू होगी काउंट पे। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रक्चरल हैजर्ड है, इसको रिमूव करना है हमने। अब इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि या तो टाइमिंग डिफरेंट करते हैं या रजिस्टर डिफरेंट करते हैं। रजिस्टर डिफरेंट करने का मतलब है वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो तो प्रोग्रामर के इख्तियार में। अगर प्रोग्रामर जो रजिस्टर चाहेगा वो यूज़ करेगा, लेकिन उसकी लॉजिक हमारे हार्डवेयर की वजह से ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके मुताबिक तो वो तो कहेगा ये देखें कि मैंने R1 को यहाँ पे रीड कर लिया, यहाँ पे R1 को रीड कर लिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वाज़िया हो राइटिंग। ओके, इस इंस्ट्रक्शन में ये पहली इंस्ट्रक्शन थी और ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है। अब प्रोग्रामर के मुताबिक तो R1 रीड हुआ है और उसके बाद R1 राइट हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लॉजिक में। लेकिन हमारे स्ट्रक्चरल हैजर्ड की वजह से R1 की वैल्यू जो होगी वो अननोन होगी, अनप्रिडिक्टेबल होगी। हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या वैल्यू होगी फाइनल। क्यों? क्योंकि रीड और राइट सेम टाइम पर हो रहा है। रजिस्टर्स डिफरेंट करते हैं या टाइमिंग डिफरेंट करते हैं। रजिस्टर्स को डिफरेंट करना हमारे इख्तियार में नहीं है, वो प्रोग्रामर के इख्तियार में है, कंपाइलर के इख्तियार में। चलिए कंपाइलर तो उस तरह डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो स्ट्रक्चरल हैजर्ड का ख्याल रखें, लेकिन प्रोग्रामर को तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो ये डिज़ाइनर ने, आर्किटेक्ट ने ही इसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम टाइमिंग डिफरेंट कर देते हैं। रीड नेगेटिव एज पे हो रहा है, रीड अगर नेगेटिव एज पे है तो राइट हम पॉजिटिव एज पे कर देते हैं, और इट कुड बी अदर वे अराउंड, ये पॉजिटिव पे करते हैं तो ये नेगेटिव पे करते हैं। लेकिन अगर क्या मैं रीड को पॉजिटिव एज पे कर सकता हूँ? वो तो सैंडविच हुआ हुआ है, रजिस्टर फाइल तो सैंडविच हुई हुई है दो इंटरमीडिएट रजिस्टर्स के दरमियान, और इंटरमीडिएट रजिस्टर्स जो हैं वो भी ये जो इंटरस्टेज रजिस्टर्स हैं ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव एज पे ट्रिगर्ड हो रही हैं। तो इन दोनों के दरमियान तो पॉजिटिव एज पे रीड का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकता। तो इसका मतलब है कि रीड के ऑपरेशन को तो मैं छेड़ नहीं सकता, उसे तो पॉजिटिव एज पे नहीं होना, नेगेटिव एज पे ही होना है, क्योंकि हमने अल्टरनेटिव एजेस चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर इसको मैं चेंज करके पॉजिटिव कर दूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डेटा मूव नहीं करेगा ठीक से। मैं राइट ऑपरेशन को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव दरमियान में इसने तो यूज़ नहीं किया नेगेटिव को, तो इसको मैं पॉजिटिव पे कर दूँ, तो राइट का ऑपरेशन पॉजिटिव एज पे परफॉर्म कर दूँ, रीड का ऑपरेशन नेगेटिव एज पे परफॉर्म करूँ, तो टाइमिंग दोनों की डिफरेंट हो गई, स्ट्रक्चरल हैजर्ड रिमूव हो गया। तो हमने क्या किया? राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया
पॉजिटिव एज पे और रीड का ऑपरेशन परफॉर्म किया नेगेटिव एज पे। अब अगर रजिस्टर सेम भी हो तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड नहीं आएगा। डिफरेंट में तो वैसे ही नहीं था, रजिस्टर सेम भी हो तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड अब नहीं है क्योंकि टाइमिंग हमने चेंज कर दी है। ये क्लियर हुआ? सर राइट कैसे हो रहा है पॉजिटिव एज पे? देखें, हमने आखिरी स्टेज में चला जाएं। अब रजिस्टर फाइल को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। रजिस्टर फाइल में मैं कहता हूँ कि दो क्लॉक को मिल रहे हैं। एक है रीड क्लॉक, दिस इज द रीड क्लॉक, और दिस इज द राइट क्लॉक। रजिस्टर फाइल को दो एजेस मिल रहे हैं। नेगेटिव एज पे ये रीड करेगी, यानी कि रजिस्टर्स का डाटा आउट होगा, और पॉजिटिव एज के ऊपर रजिस्टर्स राइट होंगी। ये देखें, इधर पॉजिटिव रीड को तो मैं चेंज नहीं कर सका ना, क्योंकि वो तो दो इंटरस्टेज रजिस्टर्स के दरमियान थी, तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही होना है। लेकिन राइट को मैं चेंज कर सकता हूं। तो राइट को मैंने इस तरह चेंज कर लिया कि मैंने, चूंकि वो आखिरी स्टेज थी, तो पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव एज पे परफॉर्म कर। एक टाइम पे दो एजेस नहीं है, एजेस दो डिफरेंट टाइमिंग्स पे आ रहे हैं। हो क्या रहा था, प्रॉब्लम समझें कि हो ये रहा था कि सेम एज के ऊपर सेम रजिस्टर रीड भी हो रही थी और राइट भी हो रही थी। रीड एक इंस्ट्रक्शन कर रही थी, राइट दूसरी कर रही थी। सेम टाइम के ऊपर सेम रजिस्टर रीड भी हो रही थी, राइट भी हो रही थी, मतलब टाइमिंग डिफरेंट कर दी। तो टाइमिंग डिफरेंट कैसे की? रीड टाइमिंग को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे तो स्ट्रिक्ट, वहां पे तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं कि दो इंटर स्टेज रजिस्टर्स के दरमियान जो फंक्शनल यूनिट होगा उसको अल्टरनेटिव एज मिलना है। लेकिन लास्ट स्टेज तो है ही नहीं, मक्स के बाद तो स्टेज है ही नहीं, इंटर स्टेज रजिस्टर है ही नहीं, तो वहां पर इतनी स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स नहीं थे। वहां पर फिर मैंने क्या किया कि रजिस्टर फाइल को पॉजिटिव एज पे राइट करवा दिया। तो रजिस्टर फाइल दोनों एज पे काम करेगी, नेगेटिव एज के ऊपर रीड करेगी और पॉजिटिव एज के ऊपर राइट करेगी। टाइमिंग डिफरेंट कर दी है, स्ट्रक्चरल हैजर्ड रिजॉल्व हो गया, बाकी और कहीं स्ट्रक्चरल हैजर्ड नहीं था। यहां तक बताएं कोई इशू? तो सिंपली आपने करना ये है कि आपने जब पाइपलाइन स्टेजेस इंसर्ट कर दी, अब आप डिसाइड करें, पहला काम आपने ये करना है कि आपने डिसाइड करना है कि इंटरस्टेट रजिस्टर्स को या पाइपलाइन रजिस्टर्स को कौन सा एज दिया जाए। आपने डिसाइड कर लिया कि इसे पॉजिटिव एज देना है। अब दो इंटरमीडिएट स्टेजेस के दरमियान, जो दो इंटर स्टेज रजिस्टर्स के दरमियान जो फंक्शनल यूनिट लगा हुआ है उसको अल्टरनेटिव एज देंगे, यानी कि नेगेटिव देंगे। तो हमारा इस तरह बन गया पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। उसके बाद हमने एनालाइज किया कि रजिस्टर फाइल जो है वो दो स्टेजेस के दरमियान शेयर्ड है। एक डिकोड स्टेज के दरमियान, डिकोड और राइट बैक, ये दो स्टेजेस ऐसी हैं जो कि इसे शेयर कर रही हैं सेम टाइम पे। राइट बैक स्टेज इसमें रिजल्ट्स राइट करती है और डिकोड स्टेज यहाँ से रजिस्टर्स को रीड करती है। अगर सेम रजिस्टर्स हों, से R1 हमने एक एग्जांपल में लिया कि R1 रजिस्टर रीड भी हो रही हो राइट भी हो रही हो सेम टाइम पे, तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल हैजर्ड आ जाएगा, यानी कि हमारा डाटा यहाँ पे करप्ट हो सकता है। हम नहीं बता सकते कि रीड ओल्ड वैल्यू होगी या न्यू वैल्यू होगी या कोई करप्ट डाटा होगा, हम नहीं बता सकते। तो इसका एक तरीका ये है कि हम टाइमिंग को सेपरेट कर लें। हमने कहा कि हम रीड डिफरेंट टाइम पे करेंगे और राइट डिफरेंट टाइम पे करेंगे। यहाँ पे टाइम आइसोलेट करने का मतलब है एजेस डिफरेंट करते हैं। पहले नेगेटिव एज पे ही रीड राइट परफॉर्म हो रहा था, तो हम एक काम करते हैं कि रीड का एज डिफरेंट कर देते हैं और राइट का एज डिफरेंट कर देते हैं।
तो रीड होगा नेगेटिव एज पे, राइट होगा पॉजिटिव एज पे। अच्छा, राइट पॉजिटिव एज पे हम करवा रहे हैं, क्या हम रीड पॉजिटिव एज पे करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव खत्म होके पॉजिटिव 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 हो जाएगा, तो हमारा वैसे फ्लो खराब हो जाएगा पाइपलाइन का। ये मैंने इसको समराइज कर दिया है जो अब तक हमने देखा है। तो यहाँ तक हमने देखा स्ट्रक्चरल हैजर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेटा हैजर्ड्स एंड कंट्रोल हैजर्ड्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। अब आपने जो ये सब कुछ जो बुक ऑलरेडी मौजूद है टीम्स पर, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं एक और बुक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको भी आपने पढ़ना है, तो फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ स्टार्ट करें। सर जो स्ट्रक्चरल हैजर्ड है उसमें हमें सिर्फ इशू यही था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एच का इशू था, और इसमें कोई और इश्यूज नहीं आते। देखें, इस आर्किटेक्चर में